दोस्तों अभी तक अपन ने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 पढ़ लिया है। BHIE 144 में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। कथाएं और चरित्र। कथाएं मतलब कहानियाँ। कथाएं मतलब राजाओं से संबंधित कहानियाँ। कथाओं को अपन काव्य भी बोल सकते हैं, ग्रंथ भी बोल सकते हैं कथाओं को। ठीक है, काव्य बोलो या कथा बोलो एक ही बात है। और चरित्र साहित्य मतलब समझते हैं आप कि राजा के जो जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का इसमें उल्लेख किया जाता है। ठीक है, राजा ने कौन से युद्ध लड़े हैं और राजा को कौन कौन से टाइटल्स उपाधियाँ उसको मिली हैं, तो ये चरित्र साहित्य में आता है। ठीक है, जैसे कि हर्षचरित हर्षवर्धन जो राजा था हरियाणा का, है ना, उसके संबंध में बाण भट्ट ने हर्षचरित लिखा है। राइट, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कथाओं और चरित्र काव्य में समकालीन घटनाओं, समकालीन का मतलब कंटेम्परेरी, उस टाइम पे जो हुई थी, और विकास परिवर्तन का वर्णन मिलता है, जिससे इतिहास का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। इतिहास का पुनर्निर्माण का करने का मतलब है कि आप इतिहास लिख सकते हैं। अगर आपको इतिहास लिखने का काम दिया जाए तो आप जो पास्ट में लिखी हुई जो किताबें हैं उनको खंगालेंगे, उनको देखेंगे, तो कथाओं और चरित्र जो काव्य हैं उनको देख करके आप इतिहास लिख सकते हैं। ये मतलब है गाइज। ठीक है, काव्य साहित्य या कथाएं क्या है, तो देखो सीई की पहली शताब्दी, सीई का मतलब है सामान्य शताब्दी या कॉमन एरा, जो 0 ईस्वी के बाद में स्टार्ट होता है। धर्मशास्त्र लिखे जा चुके थे। धर्मशास्त्र का मतलब है दोस्तों यहाँ पर वेद लिखा जा चुका था। ठीक है, और ब्राह्मण ग्रंथ लिखे जा चुके, आरण्यक लिखे जा सकते, और उपनिषद लिखे जा चुके थे। ये धर्मशास्त्र लिखे जा चुके थे। और दोस्तों मैंने आपको बताया था, ये आपको याद रखना है क्रम, पहले वेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक, और फिर उपनिषद। उसके बाद में गाइज क्या लिखे गए, पुराण लिखे गए 3वीं और 7वीं शताब्दी के बीच में। और महर्षि पाणिनि दोस्तों एक बहुत ही विद्वान रहे हैं संस्कृत के, जिन्होंने एक व्याकरण लिखा है अष्टाध्यायी नाम से। ठीक है, और महर्षि पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर एक भाष्य या टीका लिखा है। भाष्य टीका का मतलब होता है अष्टाध्यायी को एक्सप्लेन किया है सरल शब्दों में। इस प्रकार से कॉमन एरा की आरंभिक सालों में संस्कृत साहित्य का विकास हुआ। यह काव्य साहित्य या कथाओं में आप लिख सकते हैं। और दोस्तों इन कवियों को, चाहे वो महर्षि पतंजलि हो, महर्षि पाणिनि हो, इनको राजाओं का संरक्षण प्राप्त होता था। ठीक है, लेखक को संरक्षण प्राप्त होगा तभी तो लेखन का कार्य कर पाएगा। राइट, तो गुप्त काल से ही नाटक लिखे गए, कविताओं की रचना शुरू हुई, और जितने भी योग्य लेखक थे उन्होंने संस्कृत में गद्य व पद्य रचनाओं में, यानी कि कविताओं और जो आपका निबंध नाटक वगैरह होता है उनके रूप में उन्होंने लेखन का कार्य किया। ठीक है, जैसे कि इन काव्य साहित्य या कथाओं के अंदर कुछ शहर देखने के लिए हमें मिलता है, जैसे कि तक्षशिला जो कि पाकिस्तान के अंदर, अभी मथुरा, शिशुपालगढ़, माइस्थान, नागार्जुन कोंडा, कावेरी पट्टनम, ये स्थान हमें कथाओं में या फिर काव्य साहित्य में हमें मिलते हैं। इस तरह से दोस्त आप शुरुआत कर सकते हैं। आगे चलते हैं। गुप्त काल में दोस्तों कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ लिखे गए, किरातार्जुनियम, जिसके जो ऑथर हैं वो भारवी हैं, ये कवि थे भारवी। ठीक है, शिशुपालवध व भट्टी काव्य है ये माघ के द्वारा लिखा गया। मालती माधव, ये जो कथाएं हैं या फिर काव्य कह सकते हैं, इसको भवभूति के द्वारा लिखा गया। दोस्तों ये आपको याद रखना, 20 नंबर का आ सकता है कथाएं। ठीक है, 20 नंबर का नहीं तो 10 नंबर का तो जरूर बनेगा ये कथाओं वाला। तो दोनों में से एक आना है, काव्य साहित्य या चरित्र, या फिर कथाएं या चरित्र, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि चरित्र काव्य आएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कथाएं भी आ सकता है, ध्यान रखना। ये कथाएं पढ़ रहे हैं अभी, तो कथाओं के अंदर ये लिख देना गुप्त काल के अंदर ये इंपॉर्टेंट किताबें लिखेगी, किरातार्जुनियम, शिशुपालवध, भट्टी काव्य और मालती माधव, याद करना पड़ेगा। इसके अलावा गाइस कोई रास्ता नहीं है अपने पास। ये सारी जो रचनाएं हैं दोस्तों कथाओं के अंदर, काव्य शास्त्रों के अंदर, ये दरबारी शैली में लिखी गई, यानी कि दोस्तों राजा को खुश करने के लिए लिखी जाती थी, ताकि राजा इनको मोहरे दे, जमीन दे, पैसा जायदाद दे। ये दरबारी शैली में लिखी जाती थी। वो राजाओं को अट्रैक्ट करना चाहते थे, राजा इनसे खुश होगा तो रहने के लिए घर देगा, जमीन देगा, मोहरे देगा सोने की। गुप्त काल में लिखे गए नाटक प्रेम प्रसंग युक्त होते थे तथा दुखद नहीं होते थे। अब देखो, जैसे कि एक बॉलीवुड मूवीज की जो एंडिंग है वो हैप्पी एंडिंग होती है। ठीक है, लास्ट में हीरो और हीरोइन मिल जाते हैं। वैसे ही दोस्तों गुप्त काल में जो नाटक लिखे गए, जैसे कि कालिदास के द्वारा जो नाटक लिखे जा रहे थे, वो प्रेम प्रसंग युक्त होते थे। ठीक है, और उनकी हैप्पी एंडिंग होती थी। ठीक है, मतलब दुखद नहीं होता था, लास्ट में ऐसा नहीं होता कि हीरो मर जा रहा है। राइट, तो जैसे कि मर्च कटी का ये नाटक लिखा गया, इसके जो लेखक हैं शूद्रक हैं, गुप्त काल के हैं ये शूद्रक लेखक। इसके अलावा मुद्रा राक्षस लिखा गया, विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया। ठीक है, याद रखना है। नाटक है मर्च कटिका और मुद्रा राक्षस।
मर्चकटिका के अंदर क्या है, एक गरीब ब्राह्मण है दोस्तों, एक वसंत सेना नाम की एक वेश्या से प्रेम करने लगता है। गणिका मतलब वेश्या होता है। गरीब ब्राह्मण का नाम था चारुदत्त और वसंत सेना से वो प्रेम करने लगता है। और इसमें शहरी समाज के बारे में दिखाया गया है। बेटा जी याद तो करना पड़ेगा यार, याद तो करना पड़ेगा आपको जैसे तैसे, ठीक है। 2-5 याद रह जाएं तो अच्छी बात है। किरातार्जुनीयम शिशुपाल वध मालती माधव, ठीक है, याद करने की कोशिश करो, कल ही पेपर अपना 2 बजे, याद तो करना पड़ेगा यार। इसके अलावा गुप्त काल में मर्चकटिका, मुद्रा राक्षस, ये लिखे गए। अब याद कैसे कर सकते हो, लिख लिख के याद कर सकते हो आप 2-5। अब भाई 10 नंबर का सवाल आना है वहां पे, ठीक है। कथाएं, तो कथाओं में 10 नंबर कैसे आएगा, तब ये पॉइंट आप लिख के आओगे तब। ओके, तो लिखना पड़ेगा ये। और मुद्रा राक्षस में क्या है, इसमें मौर्यों द्वारा नंद वंश के पतन तथा मौर्यों के राजनीतिक जीवन के बारे में पता चलता है, ठीक है। नंद वंश का पतन हो गया था, ठीक है, क्योंकि नंद वंश के जो राजा थे घनानंद, वो चिढ़ते थे आचार्य चाणक्य से, और आचार्य चाणक्य ने दोस्तों भारत का ऐसा सूर योद्धा तैयार किया जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसका वध किया घनानंद का, और फिर एक महान मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई। यह सब मुद्रा राक्षस नाटक के अंदर लिखा है, जो कि विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया। याद करो, मर्चकटिका शूद्रक लेखक है इसके, और मुद्रा राक्षस इसके विशाख दत्त। मर्चकटिका के अंदर चारुदत्त वसंत सेना से प्रेम करता है, बस इतना याद रखना है गाइस। 10 नंबर में लिखना पड़ेगा ये। आगे और भी है, देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त ही इसके लेखक है। तो विशाख दत्त ने यहाँ पे 2 नाटक लिख दिए, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, एक देवी चंद्रगुप्तम, ये 2 याद रखना, ठीक है। तो देवी चंद्रगुप्तम के अंदर क्या है कि ब्राह्मण कौटिल्य, जो कौटिल्य ब्राह्मण था, उसने चंद्रगुप्त को सिंहासन पे बैठाने में मदद की थी, ठीक है। ये सब देवी चंद्रगुप्तम में लिखा गया है। तो दोस्तों मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम में एक ही बात बताई गई है। पंचतंत्र दोस्तों, पंचतंत्र के अंदर जानवरों की कहानी है, और बच्चे बड़े शौक से इसको पढ़ते हैं। आचार्य विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में यहाँ पे लिखा गया है। तो जानवरों को कैरेक्टर बनाकर आपस में उनसे बात करवा कर शिक्षाएं दी गई, ठीक है। क्या करना चाहिए जीवन के अंदर, किस तरह से परिस्थितियों से लड़ना चाहिए, ये पंचतंत्र के अंदर लिखा हुआ। बड़ी मजेदार एक किताब है दोस्तों, पढ़ सकते हैं आप भी। हिंदी में भी उपलब्ध है, इंग्लिश में भी है। वासव दत्ता, ये सुबंधु के द्वारा लिखा गया। इसके अंदर मुख्य पात्र वासव दत्ता, राजकुमारी रहती है। और देखो बहुत बड़ी एक कहानी है, तो ये कहानी अपने को याद नहीं करनी, ये भी एक प्रेम कहानी रहती है, ठीक है। वासव दत्ता, और बस नाटक का नाम याद रखो, सुबंधु ने लिखा था और संस्कृत भाषा में लिखा था। भाई यहाँ पे कुछ कहानी सी बताई गई है, ठीक है, कि एक कहानी थोड़ी सी लंबी है, इस कहानी को स्किप करते, इतना टाइम नहीं है अपने पास में, वीडियो में देख लेना है, पढ़ लेना है, पीडीएफ में भेज दूँगा। खैर इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मत पढ़ना ये सब, ये याद रखो आप तो नाटक वगैरह। कथाओं के अंदर 10 नंबर का सवाल आता है, मर्चकटिका, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, पंचतंत्र और वासव दत्ता, ये नाटक के नाम याद रखना। आगे चलते हैं दोस्त। हर्षचरित्र, ये बाण भट्ट ने लिखी, कादम्बरी बाण भट्ट ने लिखी, और कथा सरित सागर ये सोमदेव ने लिखी, और कर्पूर मंजरी राजशेखर ने, और प्रबोध चंद्रोदय कृष्ण मित्र ने लिखी थी। ये कुछ हमें इस काव्य साहित्य के अंदर देख रहे हैं अपन, या कथाओं के अंदर देख रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्त। जो कहानियां यहाँ पे लिखी जा रही थी वो दरबारी शैली में लिखी जा रही थी, ठीक है। और इनकी भाषा कैसी थी, संस्कृत थी, याद रखना, संस्कृत इनकी भाषा थी, और दरबारी शैली में ये लिखी जा रही थी। प्रमुख रचनाकार अशोक घोष, है ना, कनिष्क के टाइम के राजा, कनिष्क के टाइम पे कवि थे। अशोक घोष ने बुद्ध चरितम लिखा है, ठीक है। कालिदास के काव्य यहाँ पे। देखो आपको याद करना पड़ेगा यार गाइज, याद तो करना ही पड़ेगा, ये मैं भी याद कर लेता हूँ, कल पेपर है ये सब। तो चलो वापस से याद करते, कथाओं के अंदर क्या क्या लिख के आएंगे। कथाओं में दरबारी शैली में लिखा गया सब कुछ, और ये जो रचनाएं हैं ये दरबारी शैली के अंदर लिखी गई, प्रेम प्रसंग युक्त होती थी, और इनका दुखद एंड नहीं होता था। कुछ नाटक, मर्चकटिका, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रम, पंचतंत्र, वासव दत्ता, और किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध व मालती माधव, ये सब हमने याद कर लिया है, ठीक है। और आगे चलते हैं अपन। अशोक घोष ने बुद्ध चरितम लिखा है, और भी लिख सकते हैं अपन।
भास एक दोस्तों बहुत महान कवि रहे। उन्होंने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा है सोपन वासुदत्ता, सोपन वासुदत्ता। ठीक है, और भी यहाँ पे नाटक लिख रखे हैं लेकिन आपको याद नहीं करने, याद होगे भी नहीं अभी। ठीक है, अब गुप्त काल के अंदर दोस्तों जो नाटक लिखे जा रहे थे वो धार्मिक प्रवृत्ति के होते थे। उनके अंदर जो कहानियां चलती थी वो रामायण और महाभारत टाइम की चलती थी। तो लिखने के लिए तो बहुत कुछ हो गया अपने पास में कथाओं के अंदर या काव्यों के अंदर, राइट। तो और लिख देना अपने ही मन से कि इन नाटकों के अंदर या इन कथाओं के अंदर ये दिल को छूने वाली घटनाएं इसके अंदर लिखी होती थी कि जो एक प्रेमी है वो बादल के जरिए अपने प्रेमिका तक संदेश पहुंचा रहा है ना। वो कौन सा है यार, कालिदास का मेघदूत ऐसा कुछ नाटक है, मेघदूत, हाँ वही है। ठीक है, तो मार्मिक घटनाएं हैं इन नाटकों के अंदर और प्रेम प्रसंग है इन सभी नाटकों के अंदर, गुप्त काल के अंदर जो लिखे जा रहे थे। कथाओं के अंदर आपको डियर लिखना है। अब देखो ये वाला जो पार्ट है ना गाइज, ये चरित्र काव्यों में है, ये आपको कथाओं में नहीं लिखना है। हर्षचरित, कादम्बरी, कथा सरित सागर, कर्पूर मंजरी, सॉरी यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी, जो हर्षचरित है ना इसको साइड में रख दो आप। मतलब ये तो चरित्र काव्य में आ गया, इसके अलावा कादम्बरी, कथा सरित सागर, कर्पूर मंजरी, प्रबोध चंद्रोदय, ये कथाओं में आप लिख सकते हैं। जिस ग्रंथ के आगे, जिस किताब के आगे चरित्र लिखा हुआ है वो चरित्र काव्य में आएगा। ठीक है, आगे दोस्तों आप कालिदास की रचनाएं कथाओं के अंदर लिख सकते हो। कालिदास ने दोस्तों 7 रचनाएं की थी, गुप्त काल के एक महान संस्कृत कवि थे। ठीक है, तो कालिदास के लाइफ से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन लिया जा सकता है। पहले तो ये इतने विद्वान नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। उसके बाद में दोस्तों जीवन बिल्कुल पलट गया और दोस्तों 7 महान रचनाओं की इन्होंने लेखन का कार्य किया। जैसे कि 2 महाकाव्य लिखे, 2 खंड काव्य लिखे, 3 नाटक लिखे इन्होंने। 2 महाकाव्य कौन से? रघुवंश और कुमार संभवम। खंड काव्य 2 हैं, मेघदूत और ऋतु संहार। 3 नाटक हैं, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, इनकी कहानियां मैंने नीचे लिखी भी है। रघुवंशम में क्या है कि कालिदास ने रघुकुल के राजाओं का वर्णन किया है। राम के पहले जो अयोध्या के जो राजा हुए हैं सूर्यवंश के, तो उनका वर्णन रघुवंश में मिलता है। कुमार संभव में क्या है, शिव ने कठोर ब्रह्मचर्य, कठोर तपस्या से कामदेव को नष्ट करके पार्वती को पाया और उनसे शादी की। ये सब कुमार संभव में लिखा हुआ है। तो रघुवंश मतलब राम जी के पहले जो राजा हुए हैं, ठीक है, सूर्यवंश में, उनका वर्णन मिलता है। कुमार संभव में शिव जी ने कैसे पार्वती को पाया, ये सब लिखा हुआ है। मेघदूत में क्या लिखा है गाइस कि यहाँ पर कुबेर यक्ष निवासी सन, ठीक है, तो इसमें प्रेम और प्रेमिका का प्रसंग लिख देना बस आप। ठीक है, और मेघदूत में मतलब जो प्रेमी होता है वो बादल के जरिए अपना मैसेज पहुंचाने की कोशिश करता है प्रेमिका तक। खंड काव्य ऋतु संहार। ठीक है, अब ऋतु संहार के अंदर दोस्तों भारत में 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। जैसे कि 6 ऋतुएं हैं, होती है ना, वसंत ऋतु जो कि मार्च से अप्रैल चलता है, ग्रीष्म ऋतु मई से जून, वर्षा ऋतु जुलाई से अगस्त, शरद ऋतु सितंबर से अक्टूबर, हेमंत ऋतु और शीत ऋतु या शरद ऋतु। ऋतुओं के बारे में, सीजन्स जो होते हैं उनके बारे में ये ऋतु संहार है। अभिज्ञान शकुंतलम एक नाटक है दोस्तों, राजा दुष्यंत और शकुंतला की। इसमें प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है। ठीक है, ये कुछ कहानी लिखी हुई है लेकिन आपको फिर से याद नहीं करनी है क्योंकि गाइज हमारे पास में टाइम नहीं है अभी। ठीक है, ये आप कथाओं के अंदर लिख सकते हैं, याद कर लो, रट लो इनको। कालिदास के काव्य और कालिदास की जो रचनाएं दोस्तों, 10 नंबर का सवाल बहुत बार पूछा गया है। तो कालिदास है वो संस्कृत के महान कवि रहे, गुप्त काल के कवि रहे। इन्होंने पौराणिक कथाओं मतलब कि जो रामायण और महाभारत की जो कहानियां उनको आधार बना करके इन्होंने कहानियां लिखी हैं। ठीक है, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में नवरत्न थे, विद्वान थे, कवि थे। इन्होंने 7 रचनाएं की हैं, 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य, 3 नाटक। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है गाइज कालिदास का। ठीक है, याद रखना है। कहानी याद नहीं करनी है गाइज, कहानी याद नहीं करनी है। ठीक है, आगे लिखते हैं। अग्निमित्र राजाओं के द्वारा लिखे गए काव्य। अब देखो ये तो कालिदास के हमने पढ़ लिए हैं, एक और विक्रमोर्वशीयम था इसमें। विक्रमोर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम। तो इसमें विक्रमोर्वशीयम में भी पुरूरवा एक लड़का रहता और उर्वशी के बीच में जो प्रेम कहानी है उसके बारे में हमें जानने के लिए मिलता है। अग्निमित्र में भी दोस्तों जो विदिशा के जो राजा है वो एक लड़की से प्रेम करते हैं। तो अग्निमित्र में भी बस सब कुछ लिखा गया है। कालिदास का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। राजाओं के द्वारा लिखे गए जो कथाएं हैं, जो काव्य हैं, वो देख लेते हैं। राजा हर्ष के द्वारा दोस्तों प्रियदर्शिका रत्नावली नागनंद लिखा गया। ठीक है,
ये आपको राजाओं के द्वारा लिखे गए काव्य कुछ याद कर लेने हैं। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनंद हो गए याद। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनंद, ठीक है। अब जब राजा लिखता था ना कुछ किताब वगैरह, तो उसकी हेल्प के लिए वहाँ पे एक टीचर उपलब्ध हुआ करता था। ये भी आपको लिख देना है, ठीक है। चलो गाइस चलते हैं आगे। महेंद्र वर्मन फर्स्ट। देखो अभी तो जो हरियाणा का जो राजा था, थानेसर नाम की एक जगह है हरियाणा में, वहाँ का एक राजा था, राजा हर्षवर्धन। उसके द्वारा 3 नाटक लिखे गए, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनंद, याद हो गए। चलो, इसके अलावा दोस्तों महेंद्र वर्मन फर्स्ट के द्वारा कुछ लिखा गया, ठीक है, नाटक वगैरह। तो ये पल्लव वंश के राजा थे, इनकी राजधानी कांचीपुरम थी ना, ठीक है। ये कवि, नाटककार, संस्कृत भाषा के विद्वान थे। प्रमुख रचना इनकी मत्त विलास मिलती है। मत्त विलास महेंद्र वर्मन फर्स्ट के द्वारा लिखी गई, पल्लव वंश के राजा थे। कांचीपुरम थी, दक्षिण भारत के राजा रहे, याद रखनी है। प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय का भारत का मतलब है जो भारत कृष्णा नदी के साउदर्न साइड है, दक्षिणतम हिस्सा है जो, वो प्रायद्वीप भारत कहलाता है। तो वहां पर भी दोस्तों संगम काल में मतलब 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी के बीच में जो टाइम माना जाता है वो संगम काल या संगम युग के नाम से जाना जाता है। 300 बीसी से लेकर 300 एडी के बीच में जो टाइम है 600 साल का, वो संगम युग माना जाता है। अब दोस्तों अलग अलग रचनाएं लिखी गई यहाँ पर भी, है ना, जैसे कि तोलकापियम, एट्टू टोगई, पद्दू पट्टू, ठीक है, शिल्पाधिकारम, मणिमेखले। अब याद नहीं रहते तो शिल्पाधिकारम और मणिमेखले तो याद करना होगा, और इनके लेखक का नाम आपको याद करना होगा इस, ठीक है। इतिहास ले लिया तो थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, याद करना ही पड़ेगा। शिल्पाधिकारम, मणिमेखले ये संगम काल के दौरान लिखी गई। शिल्पाधिकारम के लेखक है इलांगो अदिगल और मणिमेखले के शीतले सतनार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये एमसीक्यू टाइप के एग्जाम में भी आता है दोस्त, जो आप देते हो सीजीएल वगैरह की, बैंक वगैरह की, उसके अंदर ऐसा बात है भर भर के, ठीक है। और दोस्तों संगम काल के दौरान जो ये कवि किताबें लिख रहे थे, ये दोस्तों अलग अलग स्थानों पे इकट्ठा होते थे। जैसे कि मदुरै में इकट्ठा हुए, ठीक है, मदुरै में, फिर कपाटपुरम में, फिर मदुरै में, 3 संगम सभाओं का आयोजन किया गया था। और इनके अध्यक्ष सामने लिखे हुए। मदुरै में जो सभा हुई उसके अध्यक्ष बने अगस्त्य, कपाटपुरम में उसके अगस्त्य और तोलकापियम, और मदुरै में नरकीर बने। आपको अध्यक्ष याद नहीं रहते तो गाइज लिख सकते हैं कि 3 संगम सभाओं का आयोजन किया गया, मदुरै में, कपाटपुरम में और फिर से मदुरै में। अरे बिल्कुल भी टफ नहीं है। आपको टफ इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने पहली बार पढ़ रहे हो गाइज, ठीक है, पूरे साल भर में। कथाओं के अंदर हमें लिख देना कथाओं में क्या क्या हमें मिलता है। फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो कुछ ग्रंथों के नाम, किरातार्जुनियम, शिशुपालवध, मालती माधव, मर्चकटिका, मुद्रा राक्षस, फिर देवी चंद्रगुप्तम, पंचतंत्र, वासवदत्ता, और फिर हर्षचरित को छोड़ दो आप कादम्बरी लिख सकते हो, कथा सरित सागर लिख सकते हो, कर्पूर मंजरी लिख सकते हो, प्रबोध चंद्रोदय लिख सकते हो। और भी चीज़ें लिख सकते हैं। दरबारी शैली में लिखी गई, संस्कृत भाषा में लिखी गई, धार्मिक नाटक होते थे, कालिदास के बारे में भर भर के लिख सकते हो, 7 रचनाओं के बारे में, ठीक है। इसके अलावा अशोक घोष ने बुद्ध चरितम लिखा, ये चरित काव्य में ही आता है, अशोक घोष वाला छोड़ो इसको। और भास वाला लिख सकते हो, भास ने एक नाटक लिखा था कथाओं के अंदर, सोपन वासुदत्ता, ठीक है। ये सब आप लिख सकते हैं, लिखने के लिए आपके पास बहुत कुछ हो जाता है। आगे चलते हैं, राजाओं के द्वारा लिखे गए। तो राजा हर्ष के द्वारा ये 3 नाटक लिखे गए, महेंद्र वर्मन के द्वारा मतविलास लिखा गया, और फिर प्रायद्वीपीय भारत में संगम काल के दौरान ये सब नाटक लिखे गए। शिल्पाधिकार, मणिमेखले 2 याद कर लेना, बाकी छोड़ देना। अब इन संगम काल के दौरान जो किताबें लिखी गई थी, इनकी जो प्रवृत्ति थी, नेचर था इनका, धार्मिक नहीं था। ये किताबें धार्मिक रिलीजियस नहीं थी, जैसा कि कालिदास के टाइम पे जो लिखा जा रहा था, ठीक है। तो आगे दोस्तों बहुत कुछ लिख दिया है यार, पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं होगा, जिसने पहले रिवाइज किया उसको याद होगा। संगम साहित्य को भौगोलिक आधार पर 5 तिने यानी कि 5 एरिया में बांटा जाता है, ठीक है। पहला है कुरुंजी पर्वत, कुरुंजी को पर्वत कहते हैं। तो इन कविताओं में अब देखो, ये जो कविताएं हैं ना, शिल्पाधिकारम, मणिमेखले, तोलकापियम में, इन कविताओं में दोस्तों थीम बनाकर लिखी गई है चीज़ें, थीम बनाकर, ठीक है। तो जैसे कि
जो कुरुंजी तिने है या कुरुंजी काव्य है। तो अब देखो जैसे कि शिलप्पादिकारम में एक लेसन आता है कुरुंजी नाम से, तो कुरुंजी लेसन के अंदर हमें कौन सी कविताएं मिलेंगी कि पर्वतों पे रहने वाले जो शिकारी थे और जो जूमिंग कल्चर किया करते थे, मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं इसको, उन किसानों के बारे में बताया गया है कुरुंजी क्षेत्र की कविताओं में। नहीं हो रहा होगा याद आपको, मुझे पता है डियर, नहीं हो रहा होगा। संगम साहित्य को भौगोलिक आधार पर 5 तिने में बांटा जाता है, ठीक है। पूरा जो संगम साहित्य है, मतलब कुछ कविताएं हैं वो शिकारियों पर लिखी गई है, वो झूम कृषि करने वालों पर लिखी गई है, ऐसी कविताओं को कुरुंजी कविताएं भी कहते हैं। फिर संगम साहित्य में ऐसी कविताएं जो कि मतलब लुटेरों पे लिखी गई, लुटेरों पे लिखी गई, उनको पल्लई कविताएं कहते हैं, ठीक है, पल्लई कविताएं। आगे याद करते हैं मुल्लई, मतलब जंगल के अंदर रहने वाले जो पशुपालक थे, जो चरवाहा थे, ठीक है, उनके बारे में मुल्लई कविताओं के बारे में लिखा गया। मरुतम, सबसे उपजाऊ जमीन के ऊपर रहने वाले लोगों के बारे में कविताएं मिलती हैं संगम काल में। नेतल कविताओं में क्या मिलता है, इसमें समुद्र तट के आसपास जो कोस्टल एरियाज है उसके आसपास रहने वाले लोगों के बारे में पता चलता है, ठीक है। आगे ये संगम काल, देखो संगम काल का भी सेपरेट टॉपिक आ सकता है, देख सकते हो कितना बड़ा है ये, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ ये संगम युग। ये 10 नंबर का सवाल आपको देखने के लिए कल मिल सकता है, संगम या फिर ये आपका कालिदास वाला, ठीक है, राइट। तो शिलप्पादिकारम याद कर लेना, मणिमेखले, तोलकापियम ये याद कर लेना गाइज, ठीक है। शिलप्पादिकारम क्या है, ये इलांगो आदिगल के द्वारा लिखा गया। इसमें नायक कोवलन रहता है और नायिका कणग्गी रहती है, इन दोनों की शादी के बारे में लिखा गया है। इसमें जैन बौद्ध हिंदू परंपराओं का चित्रण है। इसके अंदर दोस्तों प्यार, अस्वीकृति, अनस, खुशी, दर्द, बुराई, अच्छाई, वो सभी मिलेगा शिलप्पादिकारम के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों इसके अंदर तो एक बहुत बड़ी सी कहानी यहाँ पे लिख दी गई है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो कणग्गी है ना, कणग्गी जो इसकी हीरोइन रहती है इस नाटक की, ठीक है, इनको दक्षिण भारत में दोस्तों एक देवी की तरह पूजा जाता है, देवी की तरह पूजा जाता है, ठीक है। क्योंकि इसके जो पति थे कोवलन, इसको धोखे से राजा है मृत्यु दंड दे देता है और फिर ये श्राप दे देती है कणग्गी कि वो पूरा साम्राज्य वो तबाह हो जाएगा, उसके अंदर आग लग भी जाती है और सारे जो लोग हैं वहाँ के मर जाते हैं। तो आज दक्षिण भारत में एक देवी की तरह पूजी जाती है देवी कणग्गी। ये कहानी दोस्तों शिलप्पादिकारम नाटक के अंदर रहते हैं, जो कि इलांगो आदिगल लेखक के द्वारा लिखी गई। इसी तरह से मणिमेखले शीतले सतनार के द्वारा लिखी गई, ठीक है। इसमें नायिका, अब छोड़ो आप, ठीक है, ये इसकी कहानी वगैरह। तो इन दोनों महाकाव्यों में शिलप्पादिकारम और मणिमेखले ये दो महाकाव्य हैं संगम काल के। तो इसके अंदर दोस्तों तमिल कविता शैली का प्रयोग किया गया, अलंकारों का प्रयोग किया गया, ठीक है। भक्ति भाव इसमें दिखता है लेकिन धार्मिक नहीं है, मैं वापस से कह रहा हूँ ये धार्मिक नहीं है, संगम काल के जो किताबें धार्मिक नहीं है। ये तो आपने पढ़ लिया। देखो अभी तक जो पढ़ा है इसके अंदर 2 सवाल आपको देखने के लिए कल मिल सकते हैं, एक तो कालिदास की रचनाएं, ठीक है, और एक संगम साहित्य, वो कल आपको देखने के लिए मिलेगा। कथाओं का अलग से सवाल नहीं देखने के लिए मिलेगा। अगर आता है कथाओं का तो 20 नंबर का आएगा। अभी तक जो पढ़ा है वो कथाओं के अंदर लिख सकते हैं आप। संगम काल के बारे में लिख देना, कालिदास के बारे में लिख देना, राजाओं के द्वारा लिखे गए नाटक के बारे में लिख देना, और भास के द्वारा, और जो और नाटक मैंने आपको शुरुआत के अंदर बताए थे, ठीक है, वो लिख देना। अगर 20 नंबर का सवाल कथाओं से आता है तो चांस कम बन रहेगा, इस चांस बहुत ही कम है। फिर भी आप देखो किरारता जूनियम, शिशुपाल वध, भट्टी काव्य और मालती माधव, मर्चकटिका, मुद्रा राक्षस, ये सब आप लिख सकते हो। कथाओं में 20 नंबर का अगर सवाल आना है, चांस कम है। चांस किसका ज़्यादा है? चांस है दोस्तों कालिदास की रचनाओं का, कालिदास से रिलेटेड, और एक संगम काव्य, संगम काव्य याद रखना, ठीक है। अब आगे बात करते हैं जो हमारा 20 नंबर का सवाल है, चरित साहित्य। चरित साहित्य दोस्तों इसका मकसद होता था, इसका मकसद होता था लिखने का राजा को खुश करना, और राजा की जो सत्ता होती थी उसको वैलिड ठहराना, वैध ठहराना, यानी कि ये जो राजा है वास्तव में आप पर शासन करने योग्य है, इसको देवत्व की शक्तियाँ प्राप्त है, देवताओं की विशेष कृपा है। इस प्रकार से चरित साहित्य लिखे जाते थे। आगे चलते हैं दोस्त,
चरित काव्य में राजसी यानी कि राजा से संबंधित वंशवादी यानी कि राजा के वंश के बारे में पता चलता है, उसके जो पूरे परिवार खानदान के बारे में पता चलता है, क्षेत्रीय इतिहास, कृषि, धार्मिक स्थिति, शिलालेखों की स्थापना, प्रशासनिक तंत्र के बारे में पता चलता है चरित काव्यों के अंदर। ये आप शुरुआत के अंदर लिख सकते हैं 20 नंबर के सवाल में। अब देखो प्रमुख चरित काव्य पढ़ लेते हैं। एक हर्षचरित, ये उन्हीं के दरबार के अंदर रहने वाले कवि बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया। पुष्यभूति वंश, ये हरियाणा के अंदर थानेसर नाम का एक लोकेशन है, वहां पे पुष्यभूति वंश का कभी किसी जमाने में शासन रहा है और राजा हर्षवर्धन की जीवनी है, ये बायोग्राफी उनकी। ठीक है। और इनको इस काम को दोस्तों प्रशस्ति भी कहा जाता है, मतलब हर्ष चरित्र के अंदर प्रशंसा की गई है, राजा हर्षवर्धन की प्रशंसा की गई है इसके अंदर। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हरियाणा का जो ग्रामीण परिवेश है, रूरल जो वहाँ का सराउंडिंग है, उसके बारे में लिखा गया है। हरियाणा के पर्यावरण के बारे में लिखा गया है। ठीक है, हर्ष चरित्र में। राइट। तो गाइज आगे चलते हैं, विक्रमांक देव चरित पढ़ लेते हैं। ये बिल्हण के द्वारा लिखा गया। बिल्हण कौन था दोस्तों? 11वीं शताब्दी में कश्मीर का एक संस्कृत कवि था। ठीक है। और इन्होंने दोस्तों पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया था, विजिट किया था। जैसे कि मथुरा गए, कन्नौज जो कि यूपी में है, प्रयागराज जो कि यूपी में है, यहाँ पे गए ये। ठीक है। मथुरा, कन्नौज, प्रयागराज, इन शहरों में भी ये घूमते रहते थे। और दोस्तों ये महाराष्ट्र में भी पहुंचे। ठीक है, महाराष्ट्र में पहुंचे, वहां पर इनको एक राजा का प्रोटेक्शन मिला। चालुक्य राजा था वो, विक्रमादित्य फोर्थ। ठीक है। तो बिल्हण को उसने संरक्षण दिया और उसके संरक्षण में विक्रमांक देव चरित लिखा। समझ गया आप? बिल्हण कौन था? 11वीं शताब्दी का कश्मीर का रहने वाला एक कवि था। वो घूमता रहता था। ठीक है, वो घूमते रहते थे मथुरा, कन्नौज, प्रयागराज। ठीक है, रोजगार की तलाश में कि कोई राजा का संरक्षण प्राप्त हो जाए, किसी राजा के दरबार में रहने के लिए मिल जाए। ठीक है। तो अंत में उनकी तलाश पूरी होती है, महाराष्ट्र में एक राजा उनको मिलते हैं, विक्रमादित्य सिक्स्थ। विक्रमादित्य सिक्स्थ। तो उन्हीं के राजा के जीवन को आधार बनाकर इन्होंने उनकी प्रशंसा की, उनको एडमायर किया। ठीक है। और विक्रमांक देवचरित किताब लिख दी है। ठीक है। बिल्हण की एक और रचना मिलती है, कोरी पन्ना का सिक्का। ये छोड़ो आप, विक्रमांक देवचरित याद रखना, एक हर्षचरित याद रख लो। इसके अलावा दोस्तों ये मुस्का वंश लिखा है भाई अतुल के द्वारा लिखा गया। उत्तरी केरल के राजवंश पे अतुल ने मुस्का वंश काव्य लिखा। ठीक है, ये बस इतना याद रखो। मुस्का वंश जो चरित काव्य है, ये लेखक अतुल के द्वारा लिखा गया और उत्तरी केरल के राजवंश पे लिखा गया था। केरल से रिलेटेड है मुस्का वंश, ये चरित काव्य अतुल के द्वारा लिखा गया। आगे बुद्ध चरित। अब दोस्तों बुद्ध चरित, चरित का मतलब होता है जीवन, किसी का चरित्र, किसी के कैरेक्टर के बारे में लिखना, पूरे लाइफ टाइम कैसा रहा वो। तो अश्वघोष लेखक ने बुद्ध चरित लिखा, तो ये महात्मा बुद्ध के जीवन पे लिखा गया है दोस्तों, संस्कृत भाषा में लिखा। ठीक है। अश्वघोष को दोस्तों कुषाण जो राजा से, कुषाण मतलब कुषाण कौन लोग थे? बाहर से जो लोग आए थे। ठीक है। कनिष्क एक बहुत ही फेमस राजा रहा है कुषाणों का। ठीक है। तो ये भारत के बाहर के राजा, लेकिन भारत में शासन किया इन्होंने, कनिष्क ने, तो उसका संरक्षण प्राप्त था। इसमें बुद्ध की शिक्षाएं व चमत्कार, हिंदू पौराणिक कथाओं का ज्ञान व बुद्ध से पहले का वर्णन मिलता है। बुद्ध चरित्र में बुद्ध के जीवन के बारे में, उनकी शिक्षाएं, उनके द्वारा किए गए चमत्कार के बारे में पता चलता है। ठीक है। और इस समय काव्य में पाली व प्राकृत भाषाओं का प्रभाव कम था, यानी कि संस्कृत के अंदर लिखी जा रही थी। और अश्वघोष का बुद्ध चरित याद जरूर रख लेना। रामचरित काव्य किसके द्वारा लिखा गया? कवि संध्याकर नंदिन के द्वारा। तो पाल शासक रामपाल की जीवनी इसमें लिखी गई है। पाल मतलब बंगाल के अंदर दोस्तों एक पाल वंश था, पाल डायनेस्टी थी, तो वहां के एक राजा है रामपाल, तो उनके जीवन के बारे में लिखा है संध्याकर नंदिन ने। ठीक है। तो वही बात आप अपने मन से लिख सकते हैं। चरित काव्य में दोस्तों एक राजा की अचीवमेंट लिखी होती है, उसके द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में लिखा होता है, उसकी प्रशंसा लिखी होती है, उसके द्वारा साम्राज्य विस्तार के बारे में लिखा होता है। बस अपने मन से आप लिख देना। ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, रामपाल के शासनकाल में दोस्तों जो मछुआरे होते थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया था। केवर्त एक मछुआरा था, मछुआरों की जाति थी रामपाल के शासनकाल में, और इस विद्रोह को रामपाल ने सफलतापूर्वक कुचल दिया था। ठीक है। केवर्तों का विद्रोह था। केवर्त कौन लोग होते थे? छोटी जाति के मछुआरे किसानों को केवर्त कहा जाता था। उन्होंने विद्रोह कर दिया था रामपाल के टाइम पे। तो ये हो गया है। ठीक है। अब देखो गाइज, अभी मैंने आपको कथाएं करवा दी है और चरित काव्य करवा दिए हैं। ठीक है। तो आपको याद रख लेना थोड़े थोड़े पॉइंट, जितना भी आप याद कर सकते हो, लेखकों के नाम, उनकी कथाओं के नाम, और याद कर सकते हो आप। और अपने मन से क्या लिखना है कि संस्कृत में अधिकांश रचनाएं लिखी गई, चाहे चरित काव्य हो, चाहे आपकी कथाएं हो। ठीक है। और
अलंकारों का प्रयोग किया गया। अलंकारों का प्रयोग क्यों किया जाता है? भाषा को खूबसूरत, भाषा को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा और कुछ लिख सकते हो आप, जैसे कि ग्रंथों के बारे में याद करो। ये कुछ कर्पूर मंजरी, ये कथाओं के अंदर लिख सकते हो। गाथा सप्तशती, ये भी एक कथा है। ठीक है, गाथा सप्तशती के लेखक हाल रहे हैं, कर्पूर मंजरी के राजशेखर रहे हैं, सेतुबंध के प्रवरसेन रहे हैं। राइट। तो संस्कृत यूज की जा रही थी, क्योंकि संस्कृत था ना, विद्वानों की भाषा थी, ब्राह्मणों की भाषा थी वो। और जो प्राकृत और पाली भाषा में जो लिखी जाती थी, मतलब उसको दलित लोग बोलते थे उस टाइम पे, लेकिन बहुत ही कम साहित्य है वो पाली और प्राकृत भाषा में लिखा गया है। ये आपको और कुछ याद कर लेना है। 12वीं शताब्दी के बाद में अपभ्रंश भाषा, यानी कि दोस्तों पाली और प्राकृत भाषा में अब परिवर्तन आने लगा, कुछ कुछ हिंदी का प्रयोग किया जाने लगा, वो अपभ्रंश भाषा कहलाती है। ठीक है, और याद लिख देना है, जैन ग्रंथों में अभी आलोचनात्मक व्याख्या है। हाँ भाई, जैन ग्रंथों के अंदर, ये कथाओं के अंदर लिख देना आप तो, जैन ग्रंथों के अंदर, जैन कथाओं के अंदर आलोचनात्मक व्याख्या। ठीक है, आलोचनात्मक व्याख्या मतलब जैन धर्म के जो लेखक थे वो अन्य धर्मों की तुलना जैन धर्म से करके लेखन का कार्य कर रहे थे। प्रारंभिक जैन धर्म जो लेखक थे वो, सॉरी, प्राचीन जो जैन धर्म ग्रंथ थे वो धार्मिक थे। ये छोड़ो, आप इसको याद नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस एक याद रखो कि जैन ग्रंथों में सबसे फेमस है पौमचर्यम। पौमचर्यम विमल सुरी के द्वारा लिखी गई, विमल सुरी। पौमचर्यम एक रामायण है एक तरह की, मैंने पिछली क्लास के अंदर बताया था। यहाँ पर पात्र बदले गए हैं। ठीक है, राम का नाम, लक्ष्मण का नाम, रावण का नाम बदला गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कथाओं में ही लिख सकते हैं आप कि जैन ग्रंथ है वो आलोचनात्मक ढंग से लिखे गए, और यहाँ पर पौमचर्यम विमल सुरी के द्वारा लिखे गए, बस ये याद रखना है। और ये कथाओं के अंदर लिख देना है, गाथा सप्तशती, सेतुबंध, कर्पूर मंजरी, जितना भी आपको याद होता है। तो अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है गाइज, चैप्टर नंबर 4।